नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 28 जुलाई के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते दोस्तों न्यूज़ आज का। इंडिया हैज़ 3 to 5 years चाइना प्लस विंडो, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा, जो कि मास्टर कार्ड के सीईओ थे पहले, नाउ ही हैज़ बिकम वर्ल्ड बैंक चीफ, लास्ट ईयर वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। तो इन्होंने कुछ कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है इंडिया के डेवलपमेंट को लेके। पहला तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई China+1 स्ट्रैटेजी जो कंपनीज फॉलो कर रहे हैं वो इंडिया के लिए ओपन रहेगा विंडो सिर्फ 3 से 5 साल तक का। ऐसा नहीं कि आप 10 10 साल तक बोलो कि नहीं, हाँ हम अभी भी China+1 स्ट्रैटेजी को अपना के अपना कंपनीज को इधर शिफ्ट कर लेंगे। रादर आपके पास सिर्फ 3 से 5 साल है। उन्होंने ये China+1 स्ट्रैटेजी क्या है दोस्तों? China+1 स्ट्रैटेजी ये है कि भाई आज जो जितने भी कंपनीज है वो लोग अपना बेस जो है वो शिफ्ट करना चाहते हैं चाइना में, क्योंकि चाइना के पास उनके लग रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड हो गया उनका सारा सप्लाई चेन। अगर चाइना में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पूरे वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया, स्पेशली कोविड टाइम में देखा गया। तो अब कंपनीज ने बोला कि भाई ठीक है, हम या तो अपना बेस को एक्सपैंड कर लेंगे अदर कंट्रीज़ में, या तो अपना बेस ही शिफ्ट कर लेंगे। तो अब इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सारे कंट्रीज़ जो है एशिया में, इनके पास थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी टाइप का आ गया। तो इन्होंने वही चीज़ बोला कि इंडिया के पास भी अपॉर्चुनिटी है, बट वो 3 से 5 साल तक का विंडो खुला रहेगा। फिर उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोला, इंडिया जो है वो अभी 7.2% से ग्रो किया है एंड 6.3% जो कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ग्रो कर सकता है 2024 में। तो ये अच्छी बात है। तो इन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई ग्रोथ और जॉब्स, यही दो चीज़ से इंडिया जो है पॉवर्टी पे लास्ट नील डाल सकता है, पॉवर्टी के कॉफिन में। ठीक है। तो इन्होंने ये भी बोला कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का जो डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इंडिया के डेवलपमेंट पे, एंड इवेंचुअली इंडिया जो है पॉवर्टी से जीत सकता है कुछ हद तक। ग्लोबल लेवल में इन्होंने बोला कि भाई ब्लेंडेड कैपिटल यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी ज़रूरी है आपके स्पेशली क्लाइमेट फाइनेंसिंग या रिन्यूएबल्स को लेके। उन्होंने अभी जो लेटेस्ट मीटिंग है G20 का फाइनेंस मिनिस्टर्स का, उसके बारे में भी इन्होंने बोला कि हम कोऑपरेशन कर रहे हैं। फिर कुछ रिन्यूएबल को लेके बोला कि भाई 1 ट्रिलियन तो कम से कम चाहिए ग्लोबल लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी ये सबको फंड करने के लिए। और जो G20 पैनल सजेस्ट 300 बिलियन फॉर सस्टेनेबल लेंडिंग बाय मल्टी डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने इस चीज़ को भी सपोर्ट किया है, रीआइट्रेट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, यूएस टू मेक सोलर पैनल्स इन इंडिया, नो चाइना इनपुट। फर्स्ट सोलर जो कि यूएस में एक सोलर की कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी है, तो वो अब इंडिया में अपना बेस इस्टेब्लिश कर रही है। और उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई हम जो प्रोडक्शन करेंगे इंडिया में प्रोडक्शन करने के लिए हम चाइना से एकदम भी ऐसा नहीं कि हम बस चाइना से इंपोर्ट करके इधर असेंबल करेंगे। हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रेफरेंस देंगे, हम उनसे प्रोक्योरमेंट करेंगे एंड उनसे फिर हम सोलर का जो भी पैनल वगैरह है बना के इंडिया में भी रखेंगे और बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे। सो इन अ वे काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है इंडिया और यूएस के बीच में, काफ़ी फील्ड्स में, बीट मिलिट्री, बीट रिन्यूएबल्स, बीट क्लाइमेट फाइनेंसिंग, और या कोई अलग अलग लेवल पे अगर आप बोलो कि भाई डिप्लोमेसी के हिसाब से भी देखा जाए कि अगर कोई कंट्री को अगर प्रेशराइज करना है कोई चीज़ के लिए, स्पेशली अब चाइना देख लो, हालांकि चाइना अलग प्रेशर होता नहीं है, वो बात अलग है, बट एक तरह से डिप्लोमेटिक प्रेशर लगाना ये सब कंट्रीज़ में, इंडिया और यूएस का काफ़ी पार्टनरशिप बढ़ते जा रहे हैं। खैर वो एक अलग ही न्यूज़ है। अभी बैक टू ये न्यूज़ आ जाते हैं हम कि भाई इंडिया यूएस जो है, यूएस ने इंडिया का व्यू भी लिया था। अब जो सेक्रेटरी है यूएस के, उन्होंने ये भी चीज़ बोला कि भाई इंडिया इज़ कमिटेड टू सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और ये चीज़ हमारे ऑयल एंड गैस मिनिस्टर ने ये चीज़ बोला। टेस्ला की बात किया जाए तो टेस्ला के बारे में भी डिस्कशन हुआ, क्या टेस्ला इंडिया में अपना प्लांट बनाएगा। तो उन्होंने बस ये चीज़ बोला कि भाई इंडिया जो है, यूएस जो इंडिया के साथ काफ़ी टेस्ला जो है इंडिया के साथ काफ़ी टॉक्स में है, तो प्रॉब्ली टेस्ला का भी प्लान एज सुन एज ह्यूमनली पॉसिबल आ जाएगा। ये कॉन्वर्सेशन हुई कि यूएस के एनर्जी सेक्रेटरी के साथ, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स रेगुलर बेल टू तीस्ता सेटलवाड टर्म्स, गुजरात हाई कोर्ट रीजन पर्पस। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था इस केस में कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत
टाइम पहले एक ऑर्डर निकाला था कि भाई गुजरात राइट्स में किसने किसने नोटोरियस एक्टिविटी किया, एज इन कि भाई इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश की, सबको अरेस्ट करके लॉकअप में डाल दो। अब क्या हुआ इसमें, गवर्नमेंट को तो देखा जाए तो एक तरह से एक मतलब एक अच्छा लेवरेज भी मिला, बट एक तरह से एक मौका भी मिल गया कि भाई जिसने अपोजिशन भी किया गुजरात राइट को उसको भी पकड़ के डाल दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट ने ऐसा किया, बट कई कई लोग भी ऐसे, जैसे तीसरा सिटलवाड जो है वो उसके चक्कर में आ गए, मतलब इसके इस रूलिंग के चपेट पे आ गए, ऐसा बोल सकते हो आप। तो अब इनको भी अरेस्ट करके डाल दिया गया था, हालांकि उनको बेल मिल गया था बाद में। बट अब क्या है, हाई कोर्ट में जो इन्होंने वापस से बेल पिटिशन के, क्योंकि देखिए केस तो चलता ही रहता है ना, तो हाई कोर्ट में जब इन्होंने बेल पिटिशन के लिए फाइल किया था गुजरात हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में डाला, तो सुप्रीम कोर्ट बोला है कि भाई हाई कोर्ट का जजमेंट एकदम ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, एकदम ही बेकार है, ठीक है, ऐसा जजमेंट उनको नहीं देना चाहिए था। तीसरा सितलवार को इन्होंने नॉर्मल बेल पूरा ग्रांट किया, कोई इंटरिम भी नहीं, कुछ नहीं, इन्होंने पूरा रेगुलर बेल ही ग्रांट कर दिया। और उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई ऑब्जर्वेशन ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, then says if the observation of the high court is to be accepted, then no bail plea can be decided pre-trial unless charge sheet is challenged। ठीक है, तो उनका जो चार्जशीट जो है वो भी फाइल कर दिया गया था, उसके बाद में उन्हें बेल नहीं दिया गया था। तो ये सब चक्कर में जो है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रूलिंग को ओवररूल कर दिया। हाई कोर्ट का रूलिंग क्या था कि भाई चार्जशीट फाइल हुआ और आपने उसको अपोज नहीं किया, तो इसका मतलब आप एक दोषी हो और आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो हम आपको बेल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई चार्जशीट ही तो फाइल हुआ है अभी, आप ठीक है, अगर वो अपोज नहीं किया तो फिर इसका मतलब ट्रायल ख़त्म हो गया। तो जब तक आप ट्रायल कर नहीं रहे हो, जब तक आप उसको केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हो, इसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई केस ही क्लोज हो जाता और आप उसको बेल ही ग्रांट नहीं करोगे। दैट डजंट साउंड गुड। तो इसीलिए उन्होंने ये चीज़ को हाई कोर्ट को बोला कि आपका रूलिंग ही एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है, आपने पता नहीं क्यों ऐसा रूलिंग दिया। इस चीज़ का जजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने। फिर दोस्तों एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़, 15 किल्ड 7 इंजर्ड एट नमामि गंगा प्रोजेक्ट साइट इन उत्तराखंड। देखिए बहुत दुख की बात है कि भाई जो पर्सनल जो काम कर रहे थे उनमें से कुछ की मौत हो गई और कुछ इंजर्ड हो गए। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो आपके गंगा को क्लीन करने के लिए, गंगा को वापस से एक लाइवली बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट अंडरटेक किया गया है। तो अभी इसमें काम चल रहा है उत्तराखंड वगैरह में भी, और इसमें प्रॉब्लम है कि भाई चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये हादसा हो गया। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ था नमामि गंगे के बारे में भी मुझे आपको बताना था, तो इस न्यूज़ को मैंने कवर कर लिया। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, C295 इंडिया फैक्ट्री फॉर मेन पार्ट्स टू गो लाइव दिस मंथ। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ये न्यूज़ ये बोलता है कि भाई C295 का जो पार्ट्स है वो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लग जाएगा। पहले कहाँ होता था, ये सब स्पेन से आते थे, ठीक है, तो अब स्पेन से ये लोग धीरे धीरे करके जो एयरबस है वो अपना फैक्ट्री जो है शिफ्ट कर एयरबस जो है वो अपना फैक्ट्री शिफ्ट और कहाँ पे कर रही है, वडोदरा में। तो 2026 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स फॉर दिस प्लेन वुड बी सोर्स फ्रॉम इंडिया, बी इट सप्लाइड एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। तो काफ़ी अच्छा एक अच्छा FDI बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, डिफेंस के फील्ड में। इंडिया तो अभी कितना प्रोक्योर कर रहे हैं, इंडिया तो अभी 56 ही प्रोक्योर कर रहा है, जिसमें से 16 जो है इंडिया एज इट इज़ हैंड ओवर ले लेगा, और उसके बाद बाकी का जो है इंडिया खुद का प्रोडक्शन करेगा 40 के आसपास, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा एक अच्छा स्टेप है। फिर उसके बाद ग्लोबल लेवल में देखा जाए तो 250 से ज़्यादा भी एयरक्राफ्ट है ये चीज़ में। तो अब जब सप्लाई होगा इसके पार्ट्स तो अब वो सारे इंडिया से होंगे इवेंचुअली। देखिए अभी नहीं, जब ये प्लांट सेटअप हो जाएगा, जब पूरा प्रोडक्शन लाइनअप हो जाएगा तब उसके बाद। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, हैवी रेन / महाराष्ट्र डिस्टर्ब ट्रैफिक फ्लड होम्स। देखिए ये सिर्फ महाराष्ट्र की न्यूज़ नहीं है, ये सारे जगह की न्यूज़ है। तो महाराष्ट्र में भी अब बारिश वगैरह बहुत ज़ोर से स्टार्ट हो गया है। मैं भी इनफैक्ट मुंबई में अभी शिफ्ट हुआ हूँ, तो मुझे भी ये चीज़ देख पा रहा हूँ मैं। दिल्ली में भी काफ़ी बुरा हाल था अभी कुछ दिन पहले, इनफैक्ट अभी मुझे पता नहीं ऑन ग्राउंड क्या है। तो आप भी अपनी जगह का शेयर करिए कि भाई कैसे क्या हो रहा है आपके यहाँ अभी बारिश, और कितना एक्सेस हो रहा है इनफैक्ट एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो रहता है। तो
कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें मुझसे। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, SBI टू रेज अप टू 10,000 करोड़ वाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। देखिए ये न्यूज़ आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये एक कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ है, छोटा सा तो न्यूज़ है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा कोई न्यूज़ नहीं है, बट इसके लिए मैं ये समझाना चाहता हूँ इस न्यूज़ के थ्रू कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड क्या होता है। SBI ने टाइम टू टाइम, इनफैक्ट बैंक्स ने टाइम टू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू करके अपना फाइनेंसेस रेज किया। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में एक अच्छा चीज़ हो जाता है कि आपको एक तो लॉन्गर टेन्योर के लिए चाहिए रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, ठीक है, और उसके बाद लॉन्गर टर्म एज एन एटलीस्ट 7 ईयर्स के लिए तो चाहिए ही रहेगा। उसके बाद जो है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है उसके बदले में आपको कोई CRR, SLR और CRR का डिपॉजिट रखना ज़रूरी नहीं है। SLR कितना है अभी 18% के आसपास, और CRR कितना है 4.5% के आसपास। पता है ना, जब भी बैंक्स के पास अगर डिपॉजिट आता है तो बैंक्स को कुछ पोर्शन जो डिपॉजिट का है वो रिजर्व करने के रखना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं CRR, जिसे हम बोलते हैं SLR, ठीक है। इस बार में मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले भी कई बार। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो बताइए, मैं कमेंट सेक्शन में थोड़ा डिटेल में भी डिस्कशन कर दूंगा। फिर उसके बाद अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है इसमें आपको CRR और SLR लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपके पास अगर 100 मिलियन आया, थोड़ा बहुत कुछ कट कुटा के, आप मतलब मान लो आप 100 का 100 मिलियन आप लैंड कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए। ये काफ़ी अच्छा हो जाता है बैंक्स वगैरह के लिए। तो ये एक न्यूज़ था। इनकी स्पेशलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की, ये स्पेशलिटी है, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। आई मीन ठीक है, जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी कि भाई इन पे कहीं आ जाएगा भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, इसमें CRR जो रहता है वो सिर्फ 2% रहता है, SLR सिर्फ 10% रहता है, तो हमें ऐसा लग सकता है हाँ भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम लगता होगा, बट आप ये चीज़ याद रखिए लगता ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट दोस्तों, इट्स सीजनल फ्लू नॉट कोविड दिस टाइम। कोविड के कई छोटे मोटे वेरिएंट्स भी है मार्केट में, एज इन लोगों को हो रहा है ओमिक्रॉन के वेरिएंट, बट जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट को अगर साइड कर दिया जाए तो डॉक्टर्स का कहना है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल फ्लू है, ये कोई ऐसा कोई आपका कोविड का वेरिएंट नहीं है। तो इस चीज़ में आप बस प्रिकॉशन ये रखिए कि भाई अगर किसी को अगर हो जाता है तो वो थोड़ा सा दवाई वगैरह अपने हिसाब से ले, और मास्क वगैरह थोड़ा यूज़ करना चालू कर दे ताकि लोगों को ना फैले, बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली कोविड, ठीक है। अगर आपके आसपास भी कोई है और अगर आपको भी ऐसा है तो इतना प्रिकॉशन आप भी ले सकते हैं, और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, टाटा स्टेप अप EV प्ले विथ अराउंड 4 बिलियन पाउंड्स बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री इन UK। देखिए टाटा ने बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट किया है UK के लिए, मतलब फर्स्ट ऑफ द काइंड है इस टाइप का अनाउंसमेंट। इतना बड़ा बैटरी प्लांट जो है टाटा ने इस्टेब्लिश करने का सोचा है, प्लान किया है, अनाउंसमेंट किया है। तो लगभग 4 बिलियन पाउंड्स का अनाउंसमेंट है, और इससे काफ़ी अच्छा पुश मिलेगा टाटा के टाटा मोटर्स को, और टाटा जो कि जैगुआर लैंड रोवर है उसको। तो EVs देखिए फ्यूचर है, टाटा ऑब्वियसली लीड करेगा EVs में, और इन्होंने ये भी चीज़ बोला है कि भाई सिर्फ यही नहीं, हम एम्प्लॉयमेंट वगैरह तो देंगे, और हम आगे आने वाले टाइम में यूरोप में एक्सपेंशन करेंगे। इंडिया में भी इन्होंने एक्सपेंशन का बोला है, मतलब इन्वेस्टमेंट का बोला है, 1.6 बिलियन के आसपास इंडिया में भी इन्वेस्ट करेंगे EV बैटरीज में। उन्होंने यूरोप में जो एक्सपेंशन है उसके लिए स्पेन को चूज़ किया है। देखिए आपके मन में ये चीज़ क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कंट्रीज़ जो है, अलग अलग कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और टाटा इसी केस में इंडिया से बाहर जाके क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी UK जैसा कंट्री में, जहाँ पे इतना अभी चल रहा है, इकोनॉमी डाउनफॉल चल रहा है वगैरह वगैरह, क्यों ऐसा इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए यूरोप में आपका ये EV प्लांट काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, मतलब यूरोप में जिस हद तक एडॉप्टेशन बढ़ गया है EVs वगैरह का, टाटा चाहता है कि उस रेस में टाटा पीछे नहीं हो। देखिए इंडियन मार्केट तो टाटा ऑलरेडी केटर कर ही रहा है, ठीक है, और टाटा का अच्छा खासा शेयर बढ़ ही जाएगा आने वाला टाइम में, बट टाटा ये चीज़ नहीं चाहता कि भाई यूरोप में इतना जो एक्सपेंशन हो रहा है EVs वगैरह का उसमें पीछे हो। तो टाटा का आप ये चीज़ मत सोचिए कि टाटा मतलब सिर्फ इंडिया को केटर करता है, टाटा पूरे ग्लोबल, इनफैक्ट यूरोप के कुछ काफ़ी हद तक मार्केट को केटर करता है, क्योंकि टाटा का जो ब्रांड है जैगुआर लैंड रोवर वो काफ़ी बिकती है। फिर उसके बाद
बोला ऐसा ये भी जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टैक्स इंसेंटिव्स भी दिया गया है टाटा को। अभी तक देखिए डिटेल्स रिवील नहीं किए गए हैं डील्स के। इनफैक्ट थोड़ा बहुत अपोजिशन भी मिला था इसको जब ऋषि सुनक ने ये अनाउंसमेंट किया था, मतलब इनके जो पार्लियामेंट रहता है उसमें, ठीक है। फिर अब एग्जैक्ट डील्स तो देखिए, एग्जैक्ट डिटेल्स तो डील के लीक आउट नहीं हुए अभी तक, मतलब उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा सेंसिटिव है तो टाइम टू टाइम देते रहेंगे। बट ये कहना है कि भाई टाटा ने ऐसा नहीं है कि इंडिया को ना चूज़ करते हुए यूके को चूज़ किया। देखिए इन टाटा ने यूके को तो चूज़ किया एंड इवेंचुअली इंडिया में भी करेंगे, बट इंडिया का मार्केट जब तक अभी बना रहे हैं उसके हिसाब से ही तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। तो अभी टाटा जो है यूरोप में थोड़ा केटर करना चाहते हैं और यूके में इसीलिए इन्होंने प्लांट एस्टैब्लिश किया। दोस्तों ये देखिए, मैं ये आपको ये बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर एनालिसिस मतलब ये होता है, आप थोड़े इंक्विजिटिव होने चाहिए कि भाई ये चीज़ सोचना पड़ेगा आपको कि भाई टाटा ने इंडिया को क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, टाटा ने इंडिया में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, टाटा ने बाहर जाके क्यों इन्वेस्ट किया इस ईवीज वगैरह को लेके। तो एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलता है, एक अच्छा होल्ड मिलता है उस न्यूज़ के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, न्यू मॉडर्न धारावी विल प्रोड्यूस मिलियनर्स, नो स्लम डॉग्स, अडानी। देखिए ये न्यूज़ तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा पहले भी कि भाई अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि अब धारवी को वो थोड़ा सा डेवलप करेंगे। धारवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया एंड स्लम एरिया है अभी आज के रेट में। लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं उधर घुस घुस के, एंड अडानी को इस चीज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला उन्होंने ये चीज़ बताया कि भाई हम जो है इस एरिया को पूरा एक एक अलग ही लुक देंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ लेके आएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लेके आएंगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करने के लिए एरिया रखेंगे, ओपन एरिया रखेंगे वगैरह वगैरह, काफ़ी सारा चीज़ उन्होंने हाईलाइट किया है। एक्चुअली जो अडानी को जो ये कॉन्ट्रैक्ट मिला ना, ये इस चीज़ को चैलेंज भी किया गया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। कौन किसने चैलेंज किया, सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट में किसने चैलेंज किया है, दुबई बेस्ड सेकलिंक टेक्नोलॉजी ने, कि भाई उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई इनको ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट मिला एंड किस बेसिस पे इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ऑब्वियसली देखिए गवर्नमेंट के मैकेनिज्म्स थे प्लेस में, बट उन्होंने थोड़ा अपोजिशन दिखाया। तो अडानी ने इस चीज़ को ऐसे उसको हाईलाइट नहीं करते हो, बट इस टाइम में उन्होंने ये सजेशन मतलब अनाउंसमेंट किया है जब इस टाइम में जब अपोजिशन चल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट में। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी चीज़ बोला है कि गॉड विलिंग, मतलब अगर भगवान ने चाहा तो डैनी बॉयल जैसे लोग, द लाइक्स ऑफ डैनी बॉयल, विल डिस्कवर दैट द न्यू धारावी इज प्रोड्यूसिंग मिलियनर्स विदाउट स्लम डॉग प्रीफिक्स। काफ़ी एक अच्छा स्टेटमेंट लगा मुझे भी, और देखते हैं। देखिए बातें तो बहुत अच्छी अच्छी किया है इन्होंने, आई होप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर पाए। ड्रग रेगुलेटर वॉन्स अगेंस्ट कफ सिरप्स कंटेनिंग फोल्कोडेन। देखिए मैं हो सकता हूँ थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मेडिकल बैकग्राउंड से तो हो नहीं। तो फोल्कोडेन जो है उन्होंने उसमें क्या हो रहा है कि जो फोल्कोडेन कंज्यूम कर रहा है, फोल्कोडेन क्या चीज़ में आता है, कफ सिरप वगैरह में आता है। तो अगर कोई कंज्यूम कर रहा है फोल्कोडेन, तो जब ऑपरेशन हो रहा है, जैसे कि एनेस्थीसिया दिया जा रहा है बेसिकली, कोई भी ऑपरेशन वगैरह के लिए जनरल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, तो ये बॉडी में काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर जा रहा है, ठीक है। और एनेस्थीसिया कौन से, जनरल टू टेक जनरल एनेस्थेटिक्स कंटेनिंग न्यूमरोस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, जिसको हम NMBS बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा मेडिकल टर्म है, बस आप ये चीज़ याद रखिए कि भाई जो कि कफ सिरप जो है अभी काफ़ी ज़्यादा उसको प्रोहिबिट किया जा रहा है कि अगर कोई एनेस्थीसिया लेने वाला है तो वो कफ सिरप पिछले 12 महीना में ना लिया हो। WHO ने ऑलरेडी इस चीज़ के लिए वार्निंग इशू कर चुका है, सेफ्टी इशू कर चुका है, और इसीलिए कई सारे कंट्रीज़ ने इसे OTC पे बैन कर दिया, ओवर द काउंटर पे आप नहीं सेल कर सकते हो या खरीद सकते हो इसे। फिर उसके बाद इंडिया ने ये भी चीज़ बोला है कि भाई सॉरी इस रिपोर्ट में ये भी चीज़ बोला गया है कि भाई अगर आपको अगर कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है कफ सिरप वगैरह का, मतलब आपने अगर कफ सिरप लिया है तो डॉक्टर को प्लीज़ इंटीमेट कर दीजिए पहले, नहीं तो अगर सिचुएशन हाथ से निकल जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने ये भी चीज़ बोला है अगर कोई डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है ये चीज़ तो प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट करें। डॉक्टर्स को भी इन्होंने गाइडलाइन दिया कि प्लीज़ आप इसका कोई ऑल्टरनेट मेथड निकालें, इस सिरप को कंज्यूम ना करें। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, UK इन्फ्लेशन फॉल्स बिलो 8% फॉर द फर्स्ट टाइम इन 15 मंथ्स। ऋषि सुनक
इनकी पॉपुलैरिटी के बारे में भी एक छोटा सा न्यूज़। तो पहले इन्फ्लेशन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, बीओई का, दैट इज़ बैंक ऑफ इंग्लैंड का टारगेट रेट है 2%, और अब जाके फाइनली 10 महीने बाद, 15 महीने बाद इन्फ्लेशन बिलो 8% हुआ है, वो भी सिर्फ 7.9% हुआ है। सी ऑब्वियसली इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ब्रिटन्स, बट इन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई ऑलमोस्ट 4 टाइम्स अपने टारगेट पे चल रहे हैं। तो अभी भी काफ़ी मेहनत करना है इन्हें, काफ़ी चीज़ों को ध्यान देना है, सो दैट एट द सेम टाइम आप इंटरेस्ट बढ़ाते बढ़ाते ये चीज़ ना कर दे कि ग्रोथ एकदम से रुक जाए। ठीक है, तो काफ़ी चैलेंजेस है ऋषि सुनक के गवर्नमेंट के ऊपर। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो पोल्स के हिसाब से कि भाई ऋषि सुनक की पॉपुलैरिटी थोड़ी गिरते जा रही है, इनफैक्ट काफ़ी हद तक गिर गई है। ठीक है, और 65% ऑफ ब्रिटन्स नाउ हैव एन अनफेवरेबल व्यू ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कंपेयर्ड विथ 25% हु सी हिम इन अ पॉजिटिव लाइट। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गिर गई है। तो जब नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे तो ऑब्वियसली इस चीज़ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। फिर एंड ऑफ सीजन सेल फेल्स टू लिफ्ट सेल्स फॉर रिटेलर्स दिस ईयर। छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, रिटेलर्स ने काफ़ी अच्छा डिस्काउंट निकाला है इस बार भी, और मेनली कंज्यूमर्स का ये चीज़ कहना है कि भाई एंड ऑफ सीजन सेल्स जो है मैक्सिमम सितंबर तक भी चल सकता है। तो अभी कोई वरी करने वाली बात नहीं है, इसलिए इन्होंने जो है मतलब कंज्यूमर्स ने स्पेंडिंग को डिले कर दिया। तो इससे ये जो प्रॉब्लम हो रही है कंपनीज़ वगैरह को, अब देखते हैं इस पर क्या कर सकते हैं, मतलब क्या करेंगे और कंपनीज़, और हेवी डिस्काउंट और क्या ऑफ़र करेंगे, क्या नहीं करेंगे, देखते हैं। मुंबई पुलिस फाइल एफआईआर अगेंस्ट इटालियन डिज़ाइनर वैलेंटिनो। देखिए, वैलेंटिनो जो एक फैशन ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड है ये, इसके जो इटालियन डिज़ाइनर है, मतलब इसके जो ओनर है, उन्होंने बोला है कि भाई उनके खिलाफ जो है एलिगेशन लगाया गया है कि भाई उन्होंने एक सेक्सुअल फेवर मांगा था अपने एम्प्लॉय से, अपने पार्टनर एज इन बिजनेस पार्टनर, एज इन उनके डिज़ाइनर से, फैशन डिज़ाइनर से। तो अब जाके जो है उन्होंने ये भी चीज़ रेज भी किया था जनरल काउंसिल ऑफ वैलेंटिनो को, ये पॉइंट, बट कुछ एक्शन नहीं लिया गया। अब जाके जो है उन्होंने मुंबई पुलिस पे कंप्लेंट किया है। तो अब देखते हैं, एफआईआर जो रजिस्टर होता है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट बनता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बट एटलीस्ट एफआईआर तो रजिस्टर हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, मेजर डिजिटल प्लेयर्स में गेट एडवाइस ऑन डूज एंड डोंट्स। देखिए, डिजिटल प्लेयर्स वगैरह जो है, वो जो बड़े बड़े जो डिजिटल प्लेयर्स है, वो अब रेगुलेट होना चालू हो जाएंगे एक स्पेशल कमेटी से, हाई लेवल कमेटी ऑन द डिजिटल कंपटीशन लॉ। तो अब इसमें क्या होगा कि जो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं उन पे ये चीज़ रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्स एंटे रूल्स और या कोई सेपरेट लॉज बनाया जाएगा। एक्स एंटे मतलब आने वाला टाइम में कैसा टेक्नोलॉजी हो सकता है, उससे आज ही रेगुलेट करना चालू कर दो। तो इससे बड़े बड़े प्लेयर्स को, क्योंकि देखिए अगर छोटे मोटे प्लेयर्स को भी उससे रेगुलेट करना चालू कर देंगे तो वो लोग का तो इनोवेशन एकदम ही खत्म हो जाएगा। आज के डेट में छोटे मोटे प्लेयर्स किस लिए मार्केट में टिके हुए हैं कि भाई उनको पता है कि भाई हम वो स्केल में थोड़ी कमा रहे हैं, मतलब उनका इतना लार्जर स्केल थोड़ी, बस वो इनोवेशन में ज़्यादा कमा रहे हैं। तो अगर उनका इनोवेशन हट हो जाता तो दे आर फिनिश्ड। तो अब बड़े प्लेयर्स जो है ऑब्वियसली वो लोग भी इनोवेशन कर रहे हैं, बट उनको रेगुलेट भी अब किया जाएगा सेपरेट लॉज से, जो कि छोटे मोटे प्लेयर्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर उसके बाद एक्सेंटेड नॉर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया, टू बी ओनली एप्लीकेबल टू सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट डिजिटल इंटरमीडिएटरीज। पैनल टू डिफाइन सच प्लेयर्स, जैसे कैसे डिफाइन करेगा, ये कौन रहेंगे जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट डिजिटल इंटरमीडिएटरीज है, टर्नओवर के बेसिस पे, उनका यूज़र बेस के बेसिस पे, बोथ ग्लोबली एंड इंडिया के, मतलब इंडिया में कितना अच्छा इनका टर्नओवर और यूज़र बेस है, और ग्लोबली इनका कितना अच्छा टर्नओवर और यूज़र बेस है। फिर उसके बाद स्मॉल कंपनीज विल रिमेन आउट ऑफ सच रेजिम्स। और ये चीज़ है कि भाई जो बड़े प्लेयर्स है जो कि अपने प्रेडेटरी प्राइसिंग या एक ख़राब तरीके से, जैसे कि CCI ने अभी गूगल को फाइन किया, तो ये सब तरीके से अगर वो कंपटीशन को हर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी चीज़ को रेगुलेट किया जाएगा। एक और डिस्प्यूट दोस्तों यूएस और इंडिया के बीच में। एक्चुअली देखिए क्या है, WTO में यूएस ने ये चीज़ बोला है कि इंडिया जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अपने होम टाउन में अलाउ कर रहा है, अपने होम कंट्री में, मतलब अपने कंट्री पे अलाउ कर रहा है, बट अगर हम भेज रहे हैं तो इंडिया को प्रॉब्लम हो जा रहा है। देखिए, इंडिया का ये लॉ है, फसाई ने ये भी चीज़ इशू किया है कि कोई भी GMO जो क्रॉप है वो इंडिया में एज अ फूड नहीं आ सकता है।
ठीक है। इनफैक्ट इंडिया में जीएम कॉटन और जीएम मस्टर्ड भी अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है। तो यूएसए बोल रहा है जब तुम जीएम कर रहे हो यूज़, तो हम अगर कर रहे हो तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो देखते हैं अब इस चीज़ का क्या आगे जाके रेजोल्यूशन होगा। हो सकता है बायलैटरली हो जाए इसका रेजोल्यूशन, डब्ल्यूटीओ में ये चीज़ बात ड्रॉप ही हो जाए। बट ये एक पॉइंट था जो कि यूएस ने रेस किया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, देखिए क्या होता है जीएम क्रॉप, मैं आपको बता देता हूँ। जीन्स को जो है, इनफैक्ट ये काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि भाई जीन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्टर्ड, ठीक है। और कई सारे तरीके से होते हैं ये सब चीज़, मतलब जीएम जो ऑल्टर होते हैं, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं जो कई तरीके से होते हैं। बट इन शॉर्ट आप ये चीज़ समझ लो, दीज आर नॉट नेचुरल, दीज आर आर्टिफिशियली मेड, ओके। मतलब ग्रो भले ही नेचुरली करेंगे, बट इनके जो सीड्स वगैरह है वो आर्टिफिशियली बनते हैं एंड देन फिर उस पर वो नेचुरली ग्रो कराते हैं। तो जीएम कॉटन तो आपने शायद सुना भी होगा, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है जीएम कॉटन ने इंडियन फार्मर्स को, क्योंकि कॉटन वगैरह में पेस्ट लग जाते हैं। तो वो पेस्ट को मारने के लिए जो उनके जो जीन्स है, मतलब सीड्स के जो जीन्स है, उसको ऑल्टर किया गया ताकि अब जब ये कॉटन उगेगा तो वो ऑटोमेटिकली पेस्ट को मार देगा। तो आप इसका एक एग्जाम्पल मान लीजिए। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, ई गेमिंग कंपनीज अवेट क्लैरिटी एज रेपुटेशन टैक्स फियर्स राइज। देखिए रेपुटेशन टैक्स क्या है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है उसके जो यूजर्स है उनके फेस वैल्यू पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एज एन अगर मैं आज मान लीजिए 100 रुपये लगाता हूँ कोई भी ड्रीम 11 में लगाता हूँ प्लेटफॉर्म में, और मैं उससे मान लीजिए मतलब 200 रुपये और जीत जाता हूँ, तो मेरे पास कितना हो गया 300। मैं 300 और लगाना चाहता हूँ, तो पहले तो मैंने 100 पे जीता, टैक्स पे किया, वापस से इनफैक्ट 100 पे जब मैं घुस रहा था तो वो फेस वैल्यू पे टैक्स पे किया गया क्योंकि वो कंपनी का टर्नओवर पे हो गया। अब मैं वापस से जब 200 रुपये जीत के 300 रुपये पे कर रहा हूँ तो वो वापस से कंपनी के टर्नओवर पे गिन जाएगा। मतलब ऐसे में जितने बार जीतते हुए पैसे को लगाते जाता हूँ उतना बार कंपनी का टर्नओवर बढ़ते जाएगा एंड कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा, एज एन जीएसटी पे करना पड़ेगा, और वो भी 28%, नॉट इवन 18%। तो कंपनीज बोल रहे भैया क्या मजाक है क्या, मतलब आप बोले हो जीएसटी से पहले तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट हटाओगे, तो ये तो सबसे बड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स पे करना। दूसरा चीज़ ये कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको नहीं लगता कि हमें तो इनफैक्ट जो अलग अलग जो गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे मतलब अलग अलग जो गेमिंग्स रहते हैं जैसे कसिनोज, हॉर्स रेसिंग, वो सबसे भी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ जा रहा है। अगर आप ऐसा करोगे तो एक तो हमारा बिजनेस तो ठप होगा ही होगा, इलीगल सोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा बेटिंग होने लगेगा, तो फिर आप लेते रहना उनसे टैक्सेस। तो इस हिसाब से गेमिंग कंपनीज ने काफ़ी समझाया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है भाई देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन हम निकाल पाएंगे। फिर आज का लास्ट न्यूज़ दोस्तों, ओटीटी एप्स जॉइन द बिग फाइट अगेंस्ट गूगल बिलिंग पॉलिसी। जैसे मैंने आपको पहले भी ये न्यूज़ में कवर किया था, जो कि एक्स एंटे रूल्स वगैरह को कवर कर रहा था। इसमें भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी गूगल के फाइट, गूगल काफ़ी ज़्यादा अपना जो कमीशन वगैरह रेस कर रखा है। इनफैक्ट 10 to 15% तक का गूगल ने कमीशन रख रखा है। अगर आप उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू पे करते हो तो 15%, इनफैक्ट अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म के थ्रू भी पे कर आते हो गूगल प्ले स्टोर में तो उन्होंने 10% चार्ज किया। तो इस चीज़ को डिज्नी ने मना कर दिया था कि भाई हम कमीशन नहीं देंगे, तो गूगल ने क्या किया, उनका प्लेटफॉर्म को डीलिस्ट कर दिया। फिर अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ आया था कि भाई डिज्नी हॉटस्टार को जो है गूगल वापस से लेगा और उससे बोलेगा कि भाई तुम 4% कमीशन पे भी करो जब तक हम अपना जजमेंट नहीं सुना देते। तो इस टाइप का काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है इस चीज़ को लेके कि भाई ऐसे अगर बड़े बड़े प्लेयर्स गूगल हो गया, एप्पल हो गया, अपने बिलिंग पॉलिसीज़ को अगर अच्छे से नहीं रिवाइज करेंगे तो ये जो प्लेटफॉर्म में जो ऐप्स डेवलपर है ये सब तो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हैं, ये भी टाइम टू टाइम रेगुलेट होता रहेगा, तो मैं आपको न्यूज़ अपडेट करता रहूँगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।